नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, श्रमिक प्लस टू हाई स्कूल तोबा पिंडरा, लॉकडाउन ई पाठशाला डिसरामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर चर्चा करेंगे। क्लास 11th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ये है। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो चलिए आज देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ही हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। यह एटम की एक प्रॉपर्टी है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई पर चर्चा किया था, है ना। एटॉमिक रेडियाई को कैसे हम लोग किसी एटम के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा किया था, और कैसे वह ग्रुप और पीरियड में वेरी करता है, चर्चा किया था। आज अगला प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी यह भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? कहेंगे वह एनर्जी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालने में जो लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी सिंपली कहेंगे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हटाने के लिए आवश्यक एनर्जी जो होती है किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम का, उसे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। It is defined as the energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom in its ground state। ठीक है, अभी हमने समझाया था इसी चीज को। यहाँ पर देखिए, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, किसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जब एटम ग्राउंड स्टेट में हो और गैसियस स्टेट में हो, तब वहां से आइसोलेटेड एटम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी, उसे ही हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एलिमेंट हमने X लिया है जो गैसियस स्टेट में है और आइसोलेटेड है। इसको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, और जब एनर्जी अप्लाई करते हैं तो साइन पॉजिटिव होता है, और फिर यह X एलिमेंट हमारा X प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी लग रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड इट्स यूनिट इज किलोजूल पर मोल या फिर जूल पर मोल, है ना, इसका यूनिट है। तो इस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझ लिए। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वही है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, इक्वेशन में, समीकरण में। और इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल होता है। तो अब इसको और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझ लिए। किसी एलिमेंट से यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं न्यूट्रल एटम से, तो उसका वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इसको लिखा है हमने, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ए न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, लेकिन जब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, और ये है डेल आई एच 1। ठीक है, ये इस तरह से रहा एक्स जी, और ये रहा ये। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल, बस यहाँ पर डेल आई एच 1 कर देते हैं। तो देखिए, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब दूसरी इलेक्ट्रॉन को भी निकालने की संभावना है। जी बिल्कुल, जिसे हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। यानी एक ही गैसियस एटम से या किसी आयन से
एक गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये यूनिपॉजिटिव आयन कहलाएगा, और उस यूनिपॉजिटिव आयन से फिर से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो उसे हम कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन यूनिपॉजिटिव आयन इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या करें, फ्रॉम ए यूनिपॉजिटिव आयन, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद है उससे फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा वो हमारा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, यूनिपॉजिटिव आयन, यूनि मतलब एक है ना, तो ये यूनिपॉजिटिव आयन है, गैसियस एटम, गैसियस आयन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो अब इसका सिंबल हम लोग डिनोट करेंगे del IH2 और ये हमारा बाय पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। इसका energy is always required to remove an electron from an atom or ion, so del H is always positive। जैसा कि कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है क्योंकि न्यूक्लियस से वो बंधा हुआ है और निकालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी लगानी पड़ती है, तो इसलिए हमेशा एनर्जी का जो साइन हम दिखाएंगे यह पॉजिटिव होगा क्योंकि एनर्जी सिस्टम को देना पड़ रहा है। सिस्टम से जब एनर्जी निकलेगी तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसके लिए एनर्जी हमें देना है सिस्टम को, तो इसके लिए साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दिस इज बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन देन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज आयन में क्या प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की कम, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली न्यूक्लियस के द्वारा बंधे हुए रहेंगे, स्ट्रांग फोर्स उसमें काम करेगा और अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना, साइज छोटा हो गया पहला, दूसरा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बंधे हुए रहेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, है ना। इसी तरह से सिमिलरली थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। फर्स्ट से ज्यादा एनर्जी सेकेंड के लिए लगेगी, सेकेंड से ज्यादा एनर्जी थर्ड के लिए, थर्ड से ज्यादा फोर्थ के लिए, और इस तरह से यह वैल्यू बढ़ता जाएगा। यानी ऑर्डर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी छोटा होगा, उससे बड़ा सेकेंड, उससे बड़ा थर्ड, और ये बढ़ता जाएगा। एज द ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं तो एक एक करके देखते हैं। द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर, कौन कौन से हैं? पहला एटॉमिक साइज है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज है, तीसरा शिल्डिंग इफेक्ट, चौथा हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज। ऑब्वियसली एटॉमिक साइज जैसे जैसे छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आएंगे, और न्यूक्लियस के जितना करीब आएंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉनों को एटम से बाहर निकालना। यानी ग्रेटर द एटॉमिक साइज smaller will be the ionization enthalpy, और smaller the atomic size greater will be the value of ionization enthalpy। यानी साइज जितना छोटा होगा एनर्जी उतना ज्यादा लगेगा, या इसी को उल्टे शब्द में क्या कर सकते हैं, साइज जितना बड़ा होगा एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही कम होगा, यानी छोटा होगा। न्यूक्लियर चार्ज भी वही ट्रेंड है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स उतना ही स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, तो फिर उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उतना ही ज्यादा लगेगा। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा? एज द शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, शिल्डिंग इफेक्ट जहां बढ़ता है वहां न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉनों पर घटता है, यानी कि जहां पर शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा वहां पर एंथैल्पी कम होगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ उस मजबूती के साथ नहीं बंधने देते जिस मजबूती का हम उम्मीद करते हैं। तो ये शिल्डिंग इफेक्ट के साथ यह रिवर्स कंडीशन है, जितना शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी।
हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। जैसा कि हम लोगों ने हुन्स रूल पढ़ा था, वहां पर देखा था कि जितना हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा। यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, इन फैक्टर्स का इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वेरिएशन देखते हैं। एक पीरियड में क्या होगा, आप लोगों को पता है पीरियड में साइज घटता है, और जब साइज घटेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनों को निकालना डिफिकल्ट होगा। Along a period, ionization enthalpy increases from left to right. This is because of the decrease in atomic radius and increase in nuclear charge. Down a group, ionization enthalpy increases due to the increase in ionization enthalpy decreases due to increase in atomic radius and shielding effect. ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, साइज के साथ उल्टा रिलेशन है, साइज बढ़ेगा ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।